हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज विवेक धर्मशी और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो है कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 3 पर। यस, चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पर ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं जल्दी से क्या कहना है हम इस वीडियो में। ये जो चैप्टर है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 42 तक जाता है। अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे, मैंने इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर प्रोस्पेक्टस रिलेटेड मैटर्स पर हम बात करें तो ये सेक्शंस हैं। अगर आपको अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रिलेटेड बात करनी है तो वो सेक्शन 39 है। अगर आप पेनल्टीज पर चर्चा करना चाहते हैं तो वो ये सेक्शंस हैं। और अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट पर चर्चा करेंगे तो इट इज सेक्शन 42। मैं आपके दिमाग में ये भी एक चीज बता दूं या आपको एक इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो सेक्शंस हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जहां जहां पर भी रिक्वायर्ड है मैं उसको कवर कर रहा हूं, नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल आई जस्ट वांट टू से कि ये जो सेक्शंस हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हमारा पार्ट 3 है। इसका मतलब हमने इसके पहले 2 वीडियो और बना लिए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, बिकॉज बीच में से कोई सीरीज में एंटर करके मतलब नहीं है। एवरीथिंग इज लिंक्ड। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ने के बाद पार्ट 3 आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर हम लोग सेक्शन वाइज थोड़ी सी समझ इसलिए बात कर ले तो सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 26 और सेक्शन 29 ये जो मैंने किया है ये हमने पार्ट 1 में खत्म किया है। ये जो सेक्शंस हैं ये मैंने पार्ट 1 में किए। यहां पर सेक्शन 31, सेक्शन 32 और सेक्शन 33 ये मैंने पार्ट 2 में खत्म किया है। अब हम जो करने वाले हैं इस पार्ट में वो है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, वेरिएशंस और ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टेन मेंबर्स। यस, ये 3 सेक्शंस है जो हम लोग पार्ट 3 में, मतलब ये वाले वीडियो में करने वाले हैं। सेक्शन 25, सेक्शन 27 और सेक्शन 28। वेरी इंपॉर्टेंट दीज 3। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो पार्ट 3 प्रोस्पेक्टस पे। नाउ सबसे पहले सेक्शन 27 कहता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वेरिएशंस इन टर्म्स का मतलब क्या, थोड़ा 2 मिनट के लिए आप समझिए। फिर से आपको मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग में थोड़ा सा समझना होगा। सो देयर इज अ कंपनी, okay, there is a company and the company wants to raise funds। जैसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बोला तो ऑब्वियसली आपने क्या बनाया होगा। यस, आपने बनाया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्यों बनाते हैं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का क्या बताता है। यस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये प्रोस्पेक्टस आप किसको दे रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो। क्यों भैया, तभी तो पब्लिक पैसा निकालेगी, वरना पब्लिक पैसे कैसे देगी आपको। क्लियर है। अब थोड़ा सा सोचिए, इस प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा था कि ये जो पैसे आएंगे उससे आप फर्नीचर का बिजनेस करोगे। किसका बिजनेस करोगे, फर्नीचर का। ठीक है। और समझ लीजिए कि पब्लिक को लगता है कि अरे यार फर्नीचर के बिजनेस में तो अभी बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें पैसा लगाना चाहिए। ऐसी कंपनीज जो फर्नीचर मेकिंग में है, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। सो पब्लिक ने भी आपके प्रोस्पेक्टस को देखकर, आपकी हिस्ट्री बैकग्राउंड को देखकर, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखकर आपको पैसे दे दिए। ठीक है। अब समझ लीजिए कि अचानक से आपका मन बदल गया, आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मन बदल गया और आपको तो मालूम है अचानक से क्या हो गया, पैंडेमिक आ गया, कोरोना वायरस आ गया। और अब आपको लगता है नहीं यार फर्नीचर का बिजनेस तो सही नहीं लग रहा। थोड़ा सा I just hope you understand I'm making this video in lockdown, so ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल दिमाग में आ रहे हैं। So let us say for example कंपनी कहता है अब हमें फर्नीचर बिजनेस नहीं करना, हम फार्मा बिजनेस में जाएंगे। कौन से बिजनेस में जाएंगे, फार्मा बिजनेस। और फार्मास्यूटिकल्स बनाएंगे हम, वायरसेस के रिलेटेड वैक्सीन्स बनाएंगे, गॉड नोस क्या क्या। मेरा से बोलने का इंटेंशन ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बोला था ना, अब वो ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर रहे हो। आपने जो बोलकर पैसे लिए थे अब आप वो चीज नहीं, वो पैसे किसी और ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं। अब मेरे को बताइए, अगर आप लोगों को बोलेंगे कि हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं और आपने उनसे पैसे लिए,
और आप फर्नीचर का बिजनेस करने के बजाय फार्मास्यूटिकल बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको नहीं लगता आपने तो पब्लिक को एक तरह से पागल ही साबित कर दिया? आपने तो उनको एड़ा बनाया, बोला कुछ और कर कुछ रहे हो। आई बात समझ में? तो अब थोड़ा समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं सेक्शन में, कि आप अपने प्रोस्पेक्टस में ये चेंज लाना चाहते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि फर्नीचर बोल के पैसा लिया है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस करना है, तो देयर इज एन इशू। तो अभी करने का तो क्या करने का? तो अब देखिए एक एक चीज मैंने एकदम पॉइंट वाइज चार्ट वाइज बनाई है, आप भी अपने जो है वो बुक में पूरा चार्ट वाइज बना लेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपने मनी रेज तो किया, लेकिन अमाउंट जो है वो अभी भी आपके पास है और वो अनयूटिलाइज्ड है। ठीक है, मतलब आपने फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बोलकर पैसे रेज किए और आपके पास पैसे अभी भी पड़े हैं। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। आई वॉन्ट टू चेंज द ऑब्जेक्ट। मुझे जो बिजनेस मैंने सोचा था वो नहीं करना, मुझे जो है मेरा बिजनेस बदलना है। तो अब आप कहेंगे फिर क्या करें सर? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहले बात तो आप खुद से तो नहीं कर सकते, पहले मेंबर्स से पूछिए। स्पेशल रेजोल्यूशन मिलता है क्या? पोस्टल बैलेट से कर सकता है। तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पहले तो पास करना होगा, मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है, आप ऐसे ही थोड़ी कर पाओगे। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते वक्त आपको कुछ डिटेल्स बतानी पड़ेगी। क्या डिटेल्स है? जैसे ओरिजिनल आपने पहले कितना अमाउंट रेज किया था, फिर सेकंड कितना अभी भी आपके पास है, थर्ड क्यों चेंज कर रहे हो, क्या कारण है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, फोर्थ आप चलो चेंज कर रहे हो, नया क्या ऑब्जेक्ट है, नया क्या बिजनेस करने वाले हो, उसके बारे में बताइए कि क्या बिजनेस करने वाले हो। और रूल कहता है यही सब डिटेल्स आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में भी देनी है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो ये सब चीजें आपको बतानी है। लेकिन रूल कहता है याद रखिए, आप ये पैसों को कभी भी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में या टू डील इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी अदर लिस्टेड कंपनी में यूज नहीं कर सकते। ये तो आपके ऊपर एक कंप्लीट पाबंदी है, बैन है कि आप ठीक है जो भी आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना हो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। मतलब कंपनी जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में या दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदने ले लेंगे, इसके लिए नहीं अलाउड है। बाकी आपको जो ऑब्जेक्ट चेंज करना है आप कर सकते हो। आई बात समझ में? तो सेक्शन 27 ने एक तरह से आपको बताया कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, क्या डिटेल्स आपको बतानी है और आप क्या नहीं कर सकते। मतलब सेक्शन 27 में स्पेसिफिकली क्या चीज नहीं बोली, राइट? अब समझ लीजिए कि यहां पर जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो 85% लोगों ने आपको बोला डन, फर्नीचर का बिजनेस मत करो, चलो डन, वी आर ओके। आपने हमसे पैसे फर्नीचर का बिजनेस बोल के लिया, लेकिन अब आप फार्मा बिजनेस करना चाहते हो, वी आर ओके विद इट। लेकिन गाइस व्हाट अबाउट दोस डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स? डिसेंडिंग का मतलब वो 15% शेयर होल्डर्स जो ना बोल रहे हैं, उनका क्या? अब आप कहेंगे हम उनका काय को सुनना, 85% लोगों ने तो हाँ बोल दिया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल भी नहीं। रूल कहता है अब आपको एज पर सेबी रेगुलेशन उन्हें एक एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा। एग्जिट ऑफर का मतलब क्या? दे आर नॉट ओके विथ इट ना, तो सेबी के कुछ रूल्स हैं वैल्यूएशंस के, आपको हर शेयर की एक प्राइस डिसाइड करनी है और वो प्राइस पर उनसे शेयर्स ले लेने हैं और उन्हें पैसे दे देने हैं और उन्हें कंपनी से एग्जिट ऑप्शन दे देना है। श्योर, जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अटक गए और माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी लोगों ने उन्हें दबा दिया या उनके पैसे जो है वो गलत पर्पस के लिए लग गए, जबकि उन्होंने फर्नीचर बिजनेस में सोचा था, लेकिन इससे तो फार्मा बिजनेस हो रहा है। तो सेबी ने कहा जो मान गया ठीक। स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आपका पास हो गया, इसका मतलब ऑलमोस्ट 75% पीपल एग्री। बट अगर देयर आर सम पीपल हु डू नॉट एग्री, तो देन कंपलसरी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया सबने बोला तो आपको फॉलो करना है। गिव देम एग्जिट ऑफर, इट इज कंपलसरी। गिव देम मनी, टेक बैक देयर शेयर्स। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? ये सब कहां लिखा है? ये सब लिखा है सेक्शन 27 में। एकदम क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? अब let us see section 25. section 25 बहुत मस्त सेक्शन है ये, वेरी 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 नाइस सेक्शन। अब मैं 2 मिनट फिर से आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैसे करना है।
एकदम अच्छी तरह से देखें सेक्शन में कैसा, मतलब अपने इंडिया में लोग कैसा दिमाग लगाते हैं और फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कैसे कैसे रूल्स बनाने पड़ते हैं सब चीजों के लिए। झोलर है अपने आप पे सब। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ये कंपनी है, ठीक है, और उसे करना है क्या, फंड्स रेज करने हैं, फंड्स रेज करने हैं। लेकिन उसको ये पता है कि अगर वो ऐसा कोई नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, डॉक्यूमेंट रिलीज करे, किसको, पब्लिक को, तो वो डॉक्यूमेंट को क्या मान लेंगे, प्रोस्पेक्टस। और अगर वो डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मान लिया तो आप पर क्या कंपनीज एक्ट के सब सेक्शंस जो यहां पर है हमारे चैप्टर 3 के, वो लागू हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? 100% लागू होने वाला है। मतलब आपको ये सब सेक्शंस का, इस एक्ट का क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब ये कंप्लायंस आपको करना नहीं है, ठीक है, आपको ये सब कंप्लायंस नहीं करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आपने पब्लिक को ऑफर करा है, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन कहती है एनी नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट और डॉक्यूमेंट वेयर बाय यू आर ऑफरिंग द सिक्योरिटीज वेदर शेयर्स और पब्लिक गिविंग इन्विटेशन टू ऑफर्स टू पब्लिक वेदर यू डिस्क्राइब इट एज प्रोस्पेक्टस और नॉट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोस्पेक्टस। तो आपका तो प्रोस्पेक्टस होना ही है। तो अभी कैसे करें? तो गाइस अब क्या हो रहा है, लोग क्या दिमाग लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, लोगों की दिमाग लगाने की तरीका देखिए कैसे है। अब लोग क्या कर रहे हैं, नाउ कंपनी क्या करेगी, अपने सब शेयर्स, लेट अस से ये कंपनी है, ठीक है, वीडी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, वीडी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, और ये कंपनी जिसे पैसे रेज करने थे। तो इस कंपनी ने इस कंपनी को सारे शेयर्स दिए। थोड़ा समझिए क्या हो रहा है, सब शेयर्स पब्लिक को दिए या सिर्फ वीडी कंसल्टेंसी को दिए? सिर्फ और सिर्फ वीडी कंसल्टेंसी को दिए। एग्रीड? परफेक्ट। अब वीडी कंसल्टेंसी क्या कर रहा है, आप देखिए कितना दिमाग लगाते हैं लोग। वीडी कंसल्टेंसी क्या कर रहा है, वो अब वही शेयर्स पब्लिक में बांट रहा है। किसको बांट रहा है? पब्लिक में बांट रहा है। अब अचानक से जब ऐसा देखा तो फटाफट से आ गई सेबी ने कहा चलो 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 प्रोस्पेक्टस का सेक्शन लग गया। तो कंपनी ने कहा कहां लगा, क्या हमने सब शेयर्स पब्लिक को दिए क्या? नहीं, पब्लिक को तो नहीं दिए। किसको दिए? एक कंपनी है वीडी कंसल्टेंसी, उनको दिया। सही है। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है भाई? हमारी डेफिनेशन तो कहती है जब कभी भी आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करो जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पब्लिक के लिए ऑफर हो तो उसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। तो कंपनी हंसने लगी। कंपनी ने कहा देखा, पोपट हो गया ना आपका। हमें तो ये सेक्शंस एप्लीकेबल ही नहीं, बिकॉज वी हैव नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक, वी हैव ऑफर्ड टू वीडी कंसल्टेंसी। वीडी कंसल्टेंसी ने आगे जो है वो सब शेयर्स जो पब्लिक को दिए, तो हमें क्या लेना देना। तो गाइस एक्ट में ऐसा आ गया है कि अगर आपने शेयर्स एक व्यक्ति को दिए और फिर उस व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया, क्या किया? एक डॉक्यूमेंट इशू किया, और जो उस डॉक्यूमेंट के तहत वो सब शेयर्स को क्या कर रहा है? पब्लिक में दे रहा है। तो आप सुनकर ये जो है वो परेशान हो जाएंगे। रूल कहता है तो अब हम यही डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। बताइए क्लियर है या नहीं? हम क्या करेंगे? यही डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। परफेक्ट? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? पक्का?
तो आप समझ लीजिए कि आप भले ही एक को दे और फिर वो एक व्यक्ति पब्लिक को दे, फिर भी आपका जो ये डॉक्यूमेंट जिसके तहत आपने दिया था उसे हम क्या मान लेंगे, डीम प्रोस्पेक्टस। और अगर डीम प्रोस्पेक्टस मान लिया तो बताइए क्या सब सेक्शंस आप पर लागू हो जाएंगे? हाँ। क्या आपको ये कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा? हाँ। अब आया समझ में कि ये सेक्शन किसके ऊपर है? एवरीबॉडी। पक्का? बस अब याद रखना है, जहां पर कंपनी के डायरेक्टर्स उसे साइन करते थे, वीडी कंसल्टेंसी ग्रुप के डायरेक्टर्स विल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ सच प्रोस्पेक्टस के लिए पर्पस। मतलब ये प्रोस्पेक्टस के साइनिंग के लिए वीडी कंसल्टेंसी के डायरेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? सर ये वीडी कंसल्टेंसी कंपनी नहीं है, ये वीडी कंसल्टेंसी है ना, लेट अस से फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, तो रूल कहता है ये पार्टनरशिप फर्म के नॉट लेस देन हाफ ऑफ पार्टनर्स हैज टू साइन, नॉट लेस देन हाफ क्या पार्टनर्स हैज टू साइन। समझ में आया? सर इसका मतलब अगर वीडी कंसल्टेंसी में 6 पार्टनर है तो हाँ, तो 3 पार्टनर्स को ये डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट जो है वो डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा और वो 3 लोगों को ये प्रोस्पेक्टस पर्पस के लिए कंपनी का डायरेक्टर माना जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? आप सेक्शन 25 क्या है? सच्ची तो 2 मिनट हम पढ़ भी लेंगे। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। व्हेन द कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट, व्हेन द कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट, मतलब एग्रीमेंट हुआ, अभी किया नहीं है, जो भी है, ऑल और पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया या तो अलॉट कर दिया कितने पूरे या कुछ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, और एग्रीमेंट क्या है कि अंत में आप पब्लिक को बेचोगे। क्या बताइए? पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई? एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरे शेयर्स अलॉट कर रहा है या एग्री कर रहा है, सारे या कुछ, और क्या एग्रीमेंट है कि अंत में ये सब शेयर्स किसके पास जाएंगे? पब्लिक के पास जाएंगे। तो रूल कहता है ऐसे हर डॉक्यूमेंट को डीम्ड करेंगे कि वो एक प्रोस्पेक्टस है, और जैसे ही वो प्रोस्पेक्टस है आप पर सब इनैक्टमेंट, आप पर सब रूल्स, आप पर सब प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। श्योर अबाउट दिस? जैसे मैंने आपको बताया, इट विल बी डीम्ड कि जो व्यक्ति ने ये पब्लिक को ऑफर किया है अब उसे प्रोस्पेक्टस में एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी माना जाएगा। अगर वो कंपनी है तो 2 डायरेक्टर साइन कर ले, और अगर वो फर्म है तो नॉट लेस देन 1/2 ऑफ पार्टनर्स। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी? अब थोड़ा समझिए, यहां पर एक बहुत मस्त पॉइंट है, तो इसको समझने के लिए फिर से हम थोड़ा सा करेंगे। अब सच में समझ लीजिए कि यहां पर एक कंपनी है जिसे अगेन पैसे रेस करने हैं। अब गाइस वो कंपनी ने ना सच्ची में सिर्फ वीडी कंसल्टेंसी को ही शेयर्स दिए, ठीक है, वीडी कंसल्टेंसी को सब शेयर्स दिए, समझ लीजिए। और फिर वीडी कंसल्टेंसी ने क्या किया, आप समझ लीजिए कि 200-250 लोगों को शेयर दे दी, ठीक है, चलो 300 लोगों को शेयर्स दे दिए, अलॉट कर दिए। क्यों ऐसा कर दिया? अरे भैया वीडी कंसल्टेंसी को पैसों की जरूरत थी, वॉज इन नीड ऑफ फंड्स। तो उसने क्या किया, जिस कंपनी के शेयर्स उसको मिले थे ना, उसने 300 लोगों में बांट दिए। अब थोड़ा सोचिए, जैसे ऐसा होता है भागते हुए कौन आ जाता है? भैया रेगुलेटरी अथॉरिटी आ जाती है, वो बोलती धप्पा, वो आकर क्या कहेगी? धप्पा। वो बोलेगी चलो चलो चलो, तुमने हमें एड़ा बनाया, तुम प्रोस्पेक्टस के सेक्शन से बचने के लिए आपने ये सब किया। बताइए क्या हमारा सच में ऐसा इरादा था क्या कि हम प्रोस्पेक्टस से बचना चाहते थे? नहीं, हमारा तो जेन्युइन मोटिव था। एक्चुअल में तो मुझे ही सब शेयर्स दिए थे, ये एबीसी कंपनी ने वीडी कंसल्टेंसी को ही सब शेयर्स दिए थे, और मैं लाइफ टाइम मेरे पास सब शेयर्स रखने वाला था। ये तो मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी इसलिए मैंने 300-400 लोगों में बांट दिए, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था।
आप समझ रहे हैं? हो सकता है ना यार कि कोई जेन्युइन केस हो ऐसा। अब लेना ना देना आप उस पर ये प्रोस्पेक्टस के सेक्शंस लगा दोगे तो कैसे चलेगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब ऐसा ना हो, ऐसी दिक्कतें ना हो, इसलिए उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने 2 कंडीशंस डिसाइड करी है। 2 कंडीशंस है, वो दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन आप पे लगी तो क्लियर हो जाएगा कि आपका जेन्युइन केस नहीं है, आप येड़ा बना रहे हो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से एक बार, अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन, दोनों नहीं या एक कंडीशन भी लग जाए तो हम समझ जाएंगे कि आप जो है वो सेबी को येड़ा बना रहे हो, आपको एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस से बचना ही था। श्योर? पक्का? अरे यस और नो? तो अब ये 2 कंडीशन है क्या? कंडीशन नंबर 1 है कि ये जो आपने शेयर्स पब्लिक को दिए, क्या ये मिलने से 6 महीने के अंदर अंदर दे दिए क्या? यस, विद इन 6 मंथ्स क्या आपने ये सब शेयर्स सब में बांटे क्या? अब आप कहेंगे हाँ सर हमने तो विद इन 6 मंथ्स है ये पब्लिक में शेयर्स बांट दिए। हाँ, अगर आपने विद इन 6 मंथ्स पब्लिक में दे दिया तो हम मान लेंगे कि ये डीम प्रोस्पेक्टस है, आपको सेक्शन लागू हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पहला कंडीशन समझ में आया? 6 आपको वीडी कंसल्टेंसी को शेयर्स मिले और आपने 6 महीने के अंदर अगर सबको बांट दिया, पब्लिक में बांट दिया, तो हम मान लेंगे कि ये डीम प्रोस्पेक्टस है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सर 6 महीने के अंदर मैंने नहीं बेचे, अच्छा ऐसा क्या? दूसरा, थोड़ा ध्यान से देखिए, जब ये कंपनी ने ये शेयर्स वीडी कंसल्टेंसी को दिए तो आपको नहीं लगता वीडी कंसल्टेंसी ने ये वाली कंपनी को पैसे देने चाहिए थे, मनी देना चाहिए था? अरे शेयर मिले तो पैसे तो देना चाहिए ना, कि नहीं देना चाहिए? आप जब किसी को कोई चीज बेचते हो तो पैसे मिलते हैं नहीं मिलते? मिलते हैं। तो क्या वीडी कंसल्टेंसी ने कंपनी को पैसे दिए थे? ना, पैसे तो नहीं दिए थे। धप्पा। इसका मतलब आप हमें येड़ा बना रहे हो। आपका मतलब इंटेंशन कभी था ही नहीं खुद लेने का। आपका इंटेंशन था कि आप पब्लिक को शेयर्स देंगे और जब पब्लिक से आपको पैसा आएगा तो वीडी कंसल्टेंसी फिर एबीसी कंपनी को पैसा देगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर सच में आप जेन्युइन होते और अगर सच में आपको ही शेयर लेने होते तो क्या आप पैसे नहीं देते? कंपनी क्या आपको फुकड़ में शेयर दे रही है? कंपनी आपको ये कहती कि नहीं नहीं आप शेयर रख लो और जब आपके पास पैसे आए तब देना। अरे भैया ये तो तभी हो गया जब आप किसी और को बेचने वाले हो और वहां से माल पैसा आएगा तब आप एबीसी को पैसे दोगे, तो फिर से आप पर ये सेक्शंस लागू हो जाएंगे। इट विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, अनलेस कॉन्ट्रेरीज प्रोवाइडेड, मतलब अगर आप ऑब्वियसली जेन्युइनली प्रूव कर सके तो अगर आपने ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज किया है पब्लिक को विद इन 6 मंथ्स या जब ऑफर किया था तो पूरा का पूरा कंसिडरेशन, पूरा का पूरा पैसा सामने वाले को आपने नहीं दिया, अगर इनमें से एक भी कंडीशन हो जाता है तो हम समझ लेंगे कि आप पर ये सेक्शन लागू हो जाता है। ये देखिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, क्या आपने शेयर्स पब्लिक को विद इन 6 मंथ्स बेचे? हाँ, अगर हाँ तो खत्म होगी बात, आगे कोई पूछना ही नहीं है, आपका ये डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। सर मैंने है ना 6 महीने के अंदर शेयर्स नहीं बेचे, अच्छा नहीं बेचे क्या? फिर दूसरा क्वेश्चन, जब तेरे को शेयर्स मिले तो क्या तूने उस एबीसी कंपनी को पूरा पैसे दिए थे? पूरे पैसे दिए थे क्या? हाँ सर मैंने तो पूरे पैसे दे दिए थे। हाँ तो फिर दैट इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस। नहीं सर मैंने पैसे पूरे नहीं दिए थे। हाँ तो अगेन दैट्स अ डीम प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रहा है? दैट्स अ डीम प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब आपको कभी शेयर्स लेने ही नहीं थे, वो तो आपने पब्लिक को देने के लिए एबीसी से लिए थे और जब पैसे आ जाएंगे तो आप पैसे दे दोगे। क्लियर हो गया ये सेक्शन? तो ये हमारा दूसरा सेक्शन है जो मैंने आपको अभी समझाया। ये सेक्शन है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 25। श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? एंड इस पार्ट का, इस वीडियो के पार्ट का जो लास्ट सेक्शन है वो भी देखेंगे हम। ऑफर ऑफ सेल फॉर शेयर बाय सर्टन मेंबर्स। ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर बाय सर्टन मेंबर्स। अब ये क्या होता है इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से देखिए। अब ये कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी के लेट अस से फॉर एग्जांपल इस कंपनी के ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर्स है, ठीक है,
लायबिलिटीज में 1 लाख शेयर्स है। अब ये कंपनी में 4 लोग हैं, 4 ही मेंबर हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अभी ए के पास है 30,000 शेयर्स, बी के पास है 40,000 शेयर्स, सी के पास है 20,000 और डी के पास है 10,000। सही है ना? अब थोड़ा समझिए, यहां पर मिस्टर ए और बी को अब एग्जिट करना है। एग्जिट करना है, एग्जिट मतलब क्या? उन्हें ये शेयर्स बेचने हैं और पैसे चाहिए। लेकिन अभी देखिए कंपनी में तो 4 ही मेंबर है, इसका मतलब अभी तो पब्लिक इज नॉट होल्डिंग शेयर्स। तो होता क्या है, अब ये कंपनी करेगी ऑफर फॉर सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल। अब ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल का मतलब है ये जो मिस्टर ए और बी के, ए और बी के जो टोटल शेयर्स हैं 30,000 प्लस 40,000, वेट, 30,000 प्लस 40,000, दैट इज 70,000 शेयर्स। ये अब हम देंगे किसको? पब्लिक को। किसको देंगे? पब्लिक को। ये शेयर्स जो होंगे वो पब्लिक को दिए जाएंगे। आप समझिए इसमें क्या हो रहा है। नॉर्मली आईपीओ और एफपीओ में क्या होता है, कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, राइट। नॉर्मली इन आईपीओ और एफपीओ व्हाट हैपेंस इज you issue new shares to public, लेकिन in OFS there are no new shares issued, no new shares issued. What is happening is A and B के shares ही public को दिए जा रहे हैं। इसका मतलब OFS हो जाने के बाद भी कंपनी की बैलेंस शीट में जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? यस, वो 1 लाख ही रहने वाले हैं। उस नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। इट विल रिमेन 1 लाख का 1 लाख, उतने ही शेयर्स रहेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 1 लाख शेयर्स विल बी देयर इन द बैलेंस शीट, इट विल नॉट चेंज। व्हाट विल चेंज इज ये जो ए और बी है ना, अब ये ए और बी के जो 70,000 शेयर्स है, अब ये जो 70,000 शेयर्स के जो ओनर है, मेंबर है, वो बन जाएगी पब्लिक। क्लियर है? इसमें हो क्या रहा है, इसका मतलब ये जो ABCD कंपनी है, ये कंपनी अपने 2 मेंबर्स जो कि ए और बी है, उन्हें अपने शेयर्स बेचने के लिए मदद कर रही है। मतलब कंपनी ए और बी के 70,000 शेयर्स पब्लिक को बेचने के लिए हेल्प कर रही है। और पब्लिक को फिर से बेचना हो तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? यस, डॉक्यूमेंट। और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस। और एक बार प्रोस्पेक्टस बोला तो क्या ये चैप्टर, क्या ये सेक्शंस हम पर लागू हो जाएंगे क्या? यस, ये हम पे लागू हो जाएंगे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं है? तो रूल इसमें ये कहता है कि जब कभी भी भले कंपनी नए शेयर्स इशू ना करे, बट कंपनी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के ही पुराने शेयर्स पब्लिक को दे, और वो डॉक्यूमेंट को भी प्रोस्पेक्टस लागू हो जाएगा। पूरा हिस्ट्री क्लियर हो गया। तो अब कंपनी का OFS के बाद ओनर कौन रहेगा? ओनर रहेगा सी, ओनर रहेगा डी, और ओनर रहेगी पूरी पब्लिक, जिन्होंने भी ये 70,000 शेयर्स को एक्सेप्ट किया था।
काफी स्टूडेंट पूछते हैं सर इसमें कंपनी को कोई पैसे नहीं मिलेंगे ना? नहीं, क्योंकि कंपनी का कोई नए शेयर इशू कर रही है क्या? नहीं, कंपनी किसके शेयर इशू कर रही है? ए और बी के। तो ये 70,000 शेयर्स बेचकर जो पैसे आएंगे वो कंपनी के बैंक अकाउंट में आएंगे या ए और बी के बैंक में? ए और बी के। कंपनी ए और बी को वो पैसे दे देगी और उनके शेयर्स जो है वो पब्लिक को दे देंगे। इसमें कंपनी के ना कोई शेयर में चेंज होगा ना कंपनी के कोई बैंक अकाउंट में चेंज होगा। बैलेंस शीट जैसी है वैसे ही रहेगी, सिर्फ कुछ बदलेगा तो वो शेयर की ओनरशिप बदलेगी, वो शेयर्स के मेंबर्स बदलेंगे। क्लियर है? पक्का पूरा समझ में आ गया? तो अगर हम पढ़ लें अभी क्या कहता है ये कहता है सेक्शन 28 और इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग है ऑफर फॉर सेल बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी, सेक्शन 28. So certain members propose to offer the sale to public. Either it can be पूरा or also part. रूल कहता है any such document where the offer of sale is done to public is deemed to be prospectus. You have to do it in consultation with board of directors and comply the SEBI regulation. रूल कहता है आगे हम देखने वाले हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू इस सेक्शन को लागू नहीं है। ये पॉइंट को एकदम ध्यान से रखना है। आगे हम देखने वाले हैं मिनिमम अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होती है, वो जो भी आगे हम देखेंगे याद रखना है वो सेक्शन 28 मतलब ऑफर फॉर सेल को एप्लीकेबल नहीं है। और रूल कहता है अब जबकि कंपनी इतना मदद कर रही है मेंबर्स को, तो मेंबर्स जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जिन्होंने कंपनी को ऑथराइज किया है, उन्होंने कंपनी को पहले तो ऑथराइज करना है हमारे शेयर्स बेचने के लिए। और याद रखना कंपनी का जो भी खर्चा होगा, जो कंपनी इंकर कर रही है उनके शेयर्स को पब्लिक को बेचने के लिए, वो पूरे खर्चे का रीइंबर्समेंट मेंबर्स कंपनी को करेगी। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? पक्का? सो याद रखना है वो पूरे के पूरे जो शेयर्स है वो बेचे जाएंगे और जितना भी पैसा आएगा वो मेंबर्स को मिलेगा जिन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं। लेकिन याद रखना है मेंबर्स को कंपनी का जो भी खर्चा हुआ है ये ओएफएस करने में वो पूरा रीइंबर्स करना है। श्योर अबाउट दिस? सो दैट्स इट। हमने इस वीडियो में देखा सेक्शन 28 विच वाज अभी जो हम देख रहे हैं ऑफर फॉर सेल, सेक्शन 25 विच इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और हमने जो क्या कहते हैं और एक सेक्शन देखा दैट इज 27 वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज अगर अच्छा लगा तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।